मैंने जब घबराकर पीछे पलटकर देखा तो मेरे सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेरा नाम प्रीति है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। लोग गरीबों को इज्जत नहीं देते हैं और ना ही उन्हें कुछ करने का हक होता है। लेकिन मैंने एक लड़के से प्यार कर लिया था और उसके साथ जिंदगी गुजारने का सपना देखने लगी थी। वो एक बहुत ही अच्छी और अमीर फैमिली से था। पहले हम दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखते थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और नंबर एक्सचेंज हो गए और हम दोनों बात करने लगे। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ और मेरे घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। और फिर उसने भी अपने बारे में बताया कि वह अपने घर का सबसे छोटा बेटा है। उसका नाम राहुल है और उसके 2 बड़े भाई हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी करने का फैसला कर लिया। मेरी दादी ने कुछ नहीं कहा, हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। राहुल ने दूसरे दिन अपने घर वालों से बात की और मेरे घर रिश्ता लाने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन मेरी दादी का देहांत हो गया और वह मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। उनके चले जाने से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अनाथ हो चुकी हूँ। मैं घर में जहाँ भी देखती थी मुझे सब कुछ सुनसान और वीरान लगने लगा था और अब बस मेरी आखिरी उम्मीद राहुल था। लेकिन राहुल के घर वालों ने शादी के लिए साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि वह राहुल की शादी किसी अच्छे घर में करेंगे जहाँ बहुत सारा दहेज भी मिले। तुझ जैसी गरीब लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। और उन लोगों ने राहुल के लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन राहुल, वो तो मुझसे ही शादी करना चाहता था। वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर बेबसी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन जब उसने मेरी हालत देखी तो वह रुक गया। उसे पता चला कि मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह मुझसे शादी के लिए मना करने आया था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसने अपना फैसला बदल लिया और वो मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप का चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे अपने साथ कोर्ट ले गया और वहाँ उसने अपने कुछ दोस्तों को गवाह बना लिया और मुझे कोर्ट और मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली। हम दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि अब आगे क्या होगा। और अब राहुल के घर वालों को हमारी शादी के बारे में बताना था। उसके घर वाले तो यह सोच रहे थे कि वह मुझ जैसी मुसीबत से जान छुड़ा कर आएगा। फिर वह लोग उसकी शादी एक अमीर घर में कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राहुल ने मुझसे शादी कर ली है। और फिर राहुल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। जब वहाँ सब लोगों को पता चला कि हम दोनों ने शादी कर ली है तो उसके घर का पूरा माहौल ही बदल गया और उसके दोनों बड़े भाई और पिताजी बहुत ही गुस्से में आ गए। उन सब ने राहुल को बहुत बातें सुनाई और उससे कहा कि हम इस शादी को नहीं मानते। तुम इस लड़की को जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन राहुल ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और बोला कि मैं अब इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी पत्नी है और अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। और वह मुझे इस घर से दूर ले आया और अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा मत करो, वो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा अपना परिवार है। तो वो बोला कि अब तुम ही मेरा परिवार हो और वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं भी उनकी इज्जत नहीं कर सकता। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। राहुल के घर से थोड़ा दूर राहुल के पिताजी का एक घर था। वो घर पर पुराना सा था। राहुल मुझे वहीं लेकर गया था। उस घर की हालत बहुत बुरी थी और हम दोनों वहीं रहने लगे थे। वो कमरा बन वहाँ पर कमरा बना हुआ था जहाँ पर एक चारपाई रखी हुई थी और थोड़ा बहुत सामान था। राहुल उसी टूटी हुई चारपाई पर लेट गया और उसके कंधे पर सर रखकर मैं भी वहीं लेट गई। आज हमारी शादी की रात थी, लेकिन कोई खुशी नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में डर था कि अब आगे क्या होगा। उसने मुझे चुप कराया और बोला कि रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मुझे सहारा दे रहा था और मेरे लिए वही बहुत था जो मुझे सुकून दे रहा था। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। बस एक टूटी हुई खिड़की से कमरे में हवा आ रही थी। मैंने उससे कहा कि शायद मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब तो तुम अपने परिवार से ही दूर हो गए हो। उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह बात अब कभी अपने दिल पर मत लाना। तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही बहुत है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इतना सुनते ही उसने कहा
कि मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए मेरी यही ताकत है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल का थोड़ा बोझ हल्का हो गया, लेकिन मेरे आंसू फिर भी नहीं रुके और धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह होते ही राहुल मेरे लिए बाहर से नाश्ता लेने के लिए चला गया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो मुझसे बोला कि मुझे कोई ना कोई काम तलाश करना चाहिए, तभी हम दोनों का खर्चा चल सकेगा। मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। लेकिन मेरे दिल में एक डर था जो मुझे अंदर से बार बार हिला रहा था। मैं सोच रही थी कि वो लड़का जो अपने घर का कभी लाडला हुआ करता था, वो आज मेरे लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और मजदूरी करने के लिए भी तैयार है। और फिर मैंने खुद को संभाला और कमरे में चारों तरफ देखा तो बहुत ही गंदगी थी और टूटा फूटा सामान सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने वहीं पास में पड़ी हुई एक झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा किया। मैंने चारपाई को ठीक से सेट किया और 2 बॉक्स को साथ में जोड़कर एक टेबल बना दिया और मुझे वहीं पर एक पुराना चूल्हा मिला जिसके साथ सिलेंडर था। मैंने उसकी सफाई की और उसे ठीक से सेट कर दिया और वहीं पड़े हुए थोड़े से बर्तन मैं बाहर से पानी भर कर लाई और उन्हें धो दिया ताकि इस्तेमाल में आ जाए। मैं अभी यह सब कुछ कर ही रही थी कि तभी राहुल वापस आ गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। साफ कमरा, सब कुछ अपनी जगह पर सेट हुआ था। यह सब देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, तुमने तो इस खंडर को घर बना दिया। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा कि हाँ, और कुछ करने के लिए यहाँ पर था भी तो नहीं और आप भी नहीं थे। मैं यहाँ क्या करती, इसलिए मैं सफाई करने लगी। फिर मैंने राहुल की तरफ देखा और कहा, कोई काम मिला? तो उसने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा कि नहीं, कोई काम नहीं मिला। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, इतना परेशान मत हो, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। उसने हाँ में सर हिला दिया और फिर बोला, लाओ मुझे सिलेंडर दो, मैं सिलेंडर में गैस भरवा कर लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया और मैंने उससे कहा कि यह सब कैसे चलेगा, हमारी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे घर का भी थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने उसे अपने पास रख लिया। मेरी आवाज़ भारी हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरे पास आया और अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया, जैसे कोई बहुत प्यार से फूल थाम लेता है, और अपनी उंगलियों से मेरे आंसू साफ करने लगा और बोला, सामान से क्या होता है, तुम ही मेरा घर हो, तुम ही मेरा परिवार हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने मुझे अपने गले लगा लिया और उसके सीने से लगकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी टेंशन पल भर के लिए दूर हो गई। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि छोड़ो इन सब बातों को, जिनके पास कुछ नहीं होता वो भी तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और हमारे पास तो हम दोनों हैं। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोपहर हो गई थी। राहुल बाहर से ही हम दोनों के लिए खाना ले आया था। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वह बोला कि मैं अपना लैपटॉप और फ़ोन ले आता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। और फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा और कभी कभार हमारे पास राहुल की माँ का फ़ोन आ जाता था। राहुल अपनी माँ का लाडला था और सबसे छोटा बेटा था। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वह फ़ोन करती रहती थी। उन्होंने उससे कहा था कि बेटा घर वापस आ जाओ, लेकिन राहुल ने अपने भाइयों की वजह से घर वापस जाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन वह अपनी माँ से बात करता रहता था। हालात बदलते जा रहे थे और अब तो ऐसा वक्त आ गया था कि राहुल के पास बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो चुके थे और हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी मेरा ख्याल मेरे कानों में पड़ी सोने की बालियों पर गया जो मेरी दादी ने मुझे दी थी। मैंने हिम्मत करके राहुल से कह दिया और उससे कहा कि यह ले लो और यह बाली जाकर बेच दो, कुछ दिन हमारा गुजारा हो जाएगा। तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई चीज़ बेचने नहीं दूंगा, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा, तुम्हें यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी यह बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुला और राहुल की माँ घर के अंदर आ गई। राहुल जाकर अपनी माँ के गले लग गया। फिर उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने कुछ पैसे राहुल को दिए और कहा कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। राहुल ने अपनी माँ से पैसे लेने से भी मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा,
तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ हमारा है वह तुम्हारा ही तो है, और तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। फिर वह हमारे पास बैठी और उन्होंने हमसे ढेर सारी बातें की, और थोड़ी देर के बाद वह वापस चली गई। और फिर इसी तरह कभी कभार राहुल की माँ हमारे घर पर आती थी। एक दिन राहुल ने मुझे बताया कि उसे एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है। कुछ दिनों बाद उसका वह काम हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। वो मुझे 15 दिन के लिए अकेला छोड़कर जा रहा था, और मैं डर रही थी कि मैं किस तरह से अकेले रहूंगी। फिर उसने मुझे समझाया कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मुझसे इतना कहकर चला गया और मैं उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। राहुल मुझे कुछ पैसे देकर गया था जिससे मेरा खर्च चल रहा था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा। मैंने राहुल को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा कौन सा काम है जो वो इतना बिजी हो गया। उसे मेरी एक बार याद तक नहीं आई। मैं रोज़ दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतज़ार किया करती थी, इस उम्मीद में कि शायद जल्दी ही वह वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा। वो 15 दिन का कह कर गया था, लेकिन आज पूरे 25 दिन हो चुके थे और वह नहीं आया था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तभी एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की तरफ गई, मुझे लगा कि राहुल आ गया है। मैंने खुशी से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने राहुल नहीं था, बल्कि 2 आदमी खड़े थे जिनके हाथ में एक सूटकेस था। मैंने उनसे कहा कि कौन है आप लोग? तो उन्होंने कहा कि क्या आप राहुल की पत्नी हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया और उनकी हालत इतनी बुरी थी कि हम उन्हें यहाँ तक नहीं ला सकते थे। यह उनका कुछ सामान है जो आपको देने आ गए। यह सुनते ही मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई और वह लोग वहाँ से चले गए। राहुल मेरा एक आखिरी सहारा था और अब वह भी इस दुनिया में नहीं था। मैं अब अकेले कैसे रहूंगी? यह सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही हिल गई थी। मैं बर्बाद हो गई थी। यह बात जब राहुल के भाइयों को और उसके माँ बाप को पता चली तो वो लोग मेरे पास आए। राहुल की माँ को मुझसे हमदर्दी थी, लेकिन उसके भाइयों को और उसकी पत्नियों को मैं जहर लगती थी। वो लोग तो मुझे उल्टा ताने दे रहे थे कि मैं ही उनके भाई को खा गई। कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं था। तब राहुल की भाभी ने कहा कि तुम हमारे घर पर काम कर सकती हो। की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरे सर के ऊपर छत होगी और मुझे 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। इसीलिए मैंने हाँ कर दी। राहुल के जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले मैं जिस घर में हंसती थी, उसी जिंदगी में अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था। मैं अब राहुल के भाई के घर जाकर उन्हीं के साथ रहने लगी थी, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जहां मैं जा सकती थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरे अपने माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे और राहुल ही मेरा सब कुछ था। उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। शुरू में मुझे लगा था कि शायद राहुल के भाई और भाभी मेरा सहारा बनेंगे, क्योंकि आखिर में उनके अपने भाई की पत्नी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि मैं उस घर में किसी अपने की तरह नहीं, बल्कि बोझ की तरह रह रही हूँ। राहुल की भाभी मुझसे बहुत काम करवाती थी। उन्होंने मुझे कभी इंसान नहीं समझा था। उनके लिए मैं बस एक काम करने वाली औरत थी जिसे हर वक्त काम में लगे रहना चाहिए। मेरा पूरा रूटीन बदल चुका था। मैं सुबह अंधेरा रहते उठ जाती थी। सबसे पहले पूरे आंगन में झाड़ू लगाती, फिर पानी भरना, फिर चूल्हा संभालना, फिर सबके लिए चाय बनाना, उसके बाद बर्तन धोना, कपड़े धोना और फिर पूरे घर की साफ सफाई करना। यही मेरी जिंदगी बन गई थी। सुबह से लेकर रात तक मैं बस काम करती रहती थी और बदले में मुझे सिर्फ ताने मिलते थे। अगर कहीं थोड़ा पानी गिर जाए तो ताना, अगर कपड़े ठीक से ना सूखे तो ताना। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इंसान नहीं, मशीन हूँ जो बस काम करने के लिए बनी है। राहुल का जो सामान था, उसका सूटकेस, उसके कपड़े, उसका फ़ोन मैं अक्सर चुपके से निकाल कर देखती रहती थी। जब सब सो जाते थे तब मैं उसके फ़ोन से हमारी पुरानी तस्वीरें देखती थी। कभी हम दोनों हंस रहे होते थे, कभी घूमने गए होते थे, कभी उसने मेरी फ़ोटो खींची होती थी। उन तस्वीरों को देखकर मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते थे। मैं फ़ोन को अपने सीने से लगाकर बैठ जाती थी और सोचती थी कि अगर राहुल आज जिंदा होता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती।
वो मुझे कभी इस हाल में नहीं रहने देता। कभी कभी मैं इतना टूट जाती थी कि मुझे लगता था कि मुझे भी मर जाना चाहिए। आखिर मैं किसके लिए जी रही हूँ? मेरे पास न कोई खुशी बची थी, ना कोई सपना बचा था। मुझे लगता था अगर मैं मर जाऊंगी तो शायद यह दर्द, यह तकलीफ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे दोबारा जीने की वजह दे दी। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं बहुत देर तक रोती रही, लेकिन उस दिन मेरे आंसू दुख के नहीं थे। उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि राहुल पूरी तरह मुझसे दूर नहीं गया। उसका एक हिस्सा अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा था और खुद से कहा था कि अब मुझे जीना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। मुझे पहली बार जिंदगी में एक उम्मीद मिली थी। मैंने सोचा था कि शायद अब सब बदल जाएगा, शायद राहुल की भाभी भी मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करेंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे अंदर राहुल की निशानी पल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने यह बात राहुल की भाभी को बताई तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने बस एक बार मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा कि अच्छा, फिर तो अब तुम्हें ज़्यादा संभल कर काम करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे उम्मीद थी कि वह कम से कम 2 अच्छे शब्द कहेंगी, लेकिन उन्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसके बाद तो उन्होंने मेरे ऊपर और ज़्यादा काम डालना शुरू कर दिया था। पहले भी मैं पूरे घर का काम करती थी, लेकिन अब काम का बोझ और ज़्यादा बढ़ गया था। सुबह से लेकर रात तक मैं बिना रुके काम करती रहती थी। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़ों का ढेर धोना, पूरे घर की सफाई करना, सब कुछ मेरे ऊपर था। कभी कभी मेरा शरीर जवाब दे जाता था, कमर में दर्द होने लगता था, चक्कर आने लगते थे, लेकिन फिर भी मुझे आराम करने नहीं दिया जाता था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती तो राहुल की भाभी तुरंत बोल पड़ती कि अभी से बैठ गई, काम कौन करेगा, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। मुझे डर लगता था कहीं ज्यादा बोलने पर वह मुझे घर से ना निकाल दे, इसलिए मैं चुपचाप सब सहती रहती थी। कई बार तो वह गुस्से में मेरे ऊपर हाथ भी उठा देती थी, कभी धक्का दे देती, कभी बाह पकड़कर झटक देती। मैं दर्द से रो पड़ती थी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा कोई नहीं था। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए सब बर्दाश्त कर रही थी। मुझे लगता था अगर मैंने यह घर छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे अपने बच्चे को जन्म दूंगी, कैसे उसे पालूंगी। यही सोचकर मैं हर दिन खुद को समझा लेती थी। एक दिन की बात थी, मैं किचन में नीचे बैठी खाना खा रही थी। सब लोग बाहर खा चुके थे। हमेशा की तरह मुझे सबसे बाद में खाना मिलता था। मैं चुपचाप जल्दी जल्दी खा रही थी। तभी राहुल के भाई अंदर आए और बोले, तुम हमेशा किचन में अकेले बैठकर खाना क्यों खाती हो, बाहर हमारे साथ बैठकर खाया करो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह सामान्य तरीके से बात की थी। मैंने धीरे से हाँ कहा और अपनी प्लेट लेकर बाहर चली गई। बाहर सब लोग बैठे हुए थे। मैं डरते डरते एक कोने में बैठ गई। तभी राहुल की भाभी ने मेरी तरफ देखा, फिर राहुल के भाई की तरफ देखकर बोली, इसको इसकी औकात में ही रखना, वरना ज्यादा सड़ चढ़ जाएगी। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया हो। मेरे हाथ वहीं रुक गए थे। प्लेट पकड़े पकड़े मेरी उंगलियां कांपने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उन्होंने इतनी छोटी सी बात पर मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे वहां बैठे बैठे बहुत शर्म आ रही थी। राहुल के भाई ने भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खाना खाते रहे और फिर मैं सर झुकाकर बैठी रही। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैंने रोने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मेरी कमजोरी देखें। उस रात मैं बहुत रोई थी। मैं अपने कमरे में गई और राहुल का फ़ोन निकालकर उसकी तस्वीर को देखते हुए रोती रही। मैंने तस्वीर से कहा कि देखो राहुल, तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। मैं हर दिन टूट रही हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और खुद को संभाला। मुझे याद आया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। मुझे जीना होगा और हर हाल में अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। एक दिन की बात थी, सुबह से ही मेरे शरीर में बहुत कमजोरी लग रही थी। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई थी और सुबह उठते ही फिर वही काम शुरू हो गया था। पहले पूरे घर की सफाई, फिर बर्तन, फिर कपड़े और उसके बाद रसोई का काम। मैं लगातार काम करती जा रही थी, लेकिन उस दिन मेरा शरीर जैसे जवाब दे रहा था। बार बार चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। आंखों के सामने धुंध सी छा जाती थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को संभाल रही थी, क्योंकि मुझे पता था
अगर मैंने जरा सा भी आराम करने की कोशिश की तो राहुल की भाभी फिर ताने देना शुरू कर देंगी। मैं किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी, तभी राहुल के भाई मेरे पास आए। वह जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने अलमारी से एक सफ़ेद शर्ट निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तुम जल्दी से यह शर्ट प्रेस कर दो। उनकी आवाज़ सामान्य थी, इसीलिए मैंने बिना कुछ कहे शर्ट ले ली और कमरे के कोने में रखी प्रेस के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं धीरे धीरे शर्ट प्रेस करने लगी थी, लेकिन मेरे हाथों में ताकत नहीं थी। सर भारी हो रहा था और पेट में भी अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई फिर मुझ पर चिल्लाए। मैं प्रेस चलाती जा रही थी और मन ही मन यही सोच रही थी कि कब यह दिन खत्म होगा। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे जोर से चक्कर आया, मेरे हाथ कांप गए और मेरा ध्यान हट गया। उसी पल गर्म प्रेस शर्ट पर ज्यादा देर तक रुक गई और कपड़ा जल गया। जलने की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। मैं घबरा गई और जल्दी से प्रेस हटाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शर्ट पर बड़ा सा काला निशान पड़ चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी राहुल के भाई तेज कदमों से अंदर आए। उन्होंने जैसे ही जली हुई शर्ट देखी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से बोले, तुमने यह क्या किया है? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। अब मैं मीटिंग में क्या पहन कर जाऊंगा? मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने बस धीरे से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे चक्कर आ गया था। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एकदम से मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मैं वहीं लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी, आंखों से आंसू निकल पड़े और मेरा चेहरा जलने लगा। मैं ज़मीन पर बैठी रह गई और अपने गाल पर हाथ रख लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। उसी वक्त राहुल की भाभी भी वहाँ आ गई। उन्होंने जली हुई शर्ट देखी, फिर मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, यह मनहूस किसी काम की नहीं है, इसे मैं अभी के अभी इस घर से बाहर निकालती हूँ। तुमने गलती की जो इसे यहाँ लेकर आए। उनके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मैं चुपचाप नीचे बैठी रही। वह लगातार बोले जा रही थी, जब से यह घर में आई है बस मुसीबत ही मुसीबत है। ना काम ठीक से होता है, ना कोई फायदा है इसका, ऊपर से इसके नखरे अलग। मैं रोते हुए उन्हें देख रही थी, लेकिन किसी को मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा था। मैं गर्भ से थी, मेरी तबीयत खराब थी। मैं सुबह से बिना रुके काम कर रही थी, लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल के भाई भी गुस्से में मुझे घूर रहे थे, जैसे सारी गलती सिर्फ मेरी हो। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच में इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं उनके लिए सिर्फ बोझ हूँ। राहुल के जाने के बाद कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता था। सब सिर्फ एहसान जता रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैं धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, गाल अब भी दर्द कर रहा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उस छोटे से कमरे में बस कुछ कपड़े थे, राहुल का सूटकेस था और उसका फ़ोन था। यही मेरी दुनिया थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई और राहुल का सूटकेस खोलकर उसके कपड़ों को सीने से लगा लिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सोचने लगी कि अगर आज राहुल इस दुनिया में होता तो मेरे साथ यह सब कभी नहीं होता। वह मुझे कभी इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने हमेशा मुझे प्यार दिया था, इज्जत दी थी, और आज उसके जाने के बाद मैं हर दिन अपमान सह रही थी। मैं बहुत देर तक रोती रही। फिर अचानक मेरे मन में आया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, जहाँ हर दिन मेरी इज्जत टूटती है। वहाँ रहकर मैं और कितना सहूँगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। मैंने अपने कुछ कपड़े बैग में रखे, राहुल का फ़ोन संभाल कर रखा और उसका सूटकेस उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरा दिल पत्थर जैसा हो चुका था। मैं सोच चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकली तो राहुल की भाभी ने ताना मारते हुए कहा कि अच्छा है खुद ही चली जा रही है, हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। राहुल के भाई भी चुप खड़े थे। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की। यह देखकर मेरा दिल और टूट गया। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और घर से बाहर निकल आई। बाहर धूप थी, सड़क पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैं बस चलती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं सोच रही थी अब कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। मेरे पास ना घर था, ना सहारा था, ना पैसा। लेकिन फिर मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और खुद से कहा कि नहीं, मुझे टूटना नहीं है। अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना है। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, मुझे हर हाल में खुद को संभालना होगा, क्योंकि अब मेरे अंदर राहुल की आखिरी निशानी पल रही थी और उसके लिए मुझे हर दर्द सहना पड़ेगा। मैं सूटकेस हाथ में लिए सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे कदम बस अपने आप बढ़ते जा रहे थे। सर बहुत भारी लग रहा था, आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। ऊपर से रो रो कर मेरी हालत और खराब हो चुकी थी। धूप इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं कुछ दूर ही चली थी कि अचानक मुझे जोर से चक्कर आया। मेरे हाथ से सूटकेस लगभग छूट गया और मैं सड़क किनारे बैठ गई। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। इस दुनिया में मेरा अपना कौन था जो मुझे सहारा देता। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगी। मुझे डर लग रहा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैं सोच रही थी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और सूटकेस को अपनी तरफ खींच लिया। शायद मैं बस ऐसे ही उसे देख रही थी। तभी मेरी नज़र सूटकेस के अंदर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर एक पत्ता लिखा हुआ था और उसके साथ एक चाबी भी रखी हुई थी। मैं कुछ पल तक उसे देखती रही। मुझे समझ नहीं आया कि यह किस जगह का पता है और यह चाबी किसकी है। मैंने पहले कभी यह चीज़ें नहीं देखी थी। शायद राहुल ने इन्हें सूटकेस में रख छोड़ा था, लेकिन कभी मुझे बताया नहीं था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। आखिर राहुल ने यह सब मुझसे छिपाकर क्यों रखा था, और अगर यह जगह उसकी थी तो वह मुझे कभी वहाँ क्यों नहीं लेकर गया। लेकिन उसी वक्त जाने क्यों मेरे दिल में एक आवाज़ आई कि मुझे एक बार उस जगह जाकर देखना चाहिए। शायद वहाँ मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। शायद राहुल मेरे लिए कुछ छोड़ गया हो। मेरे पास वैसे भी अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे उस पते की तरफ जाने लगी। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। मैं बार बार सोच रही थी कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं जा रही, लेकिन फिर मैं खुद को संभालती रही। कुछ देर बाद मैं उस पते पर पहुंच गई। वहाँ एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर सा घर था। घर बाहर से ही साफ सुथरा लग रहा था। दीवारों पर हल्का रंग था और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं कुछ पल तक उस घर को देखती रही। फिर कांपते हाथों से मैंने चाबी निकाली और ताले में लगाई। जैसे ही चाबी घुमाई, ताला खुल गया। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर कदम रखते ही मैं हैरान रह गई। अंदर सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह घर लंबे समय से बंद पड़ा है। बाहर एक बड़ा हॉल था। उसमें एक अच्छा सा सोफा रखा था। उसके सामने टीवी था। कोने में छोटी सी मेज़ रखी हुई थी और खिड़कियों पर साफ पर्दे लगे हुए थे। घर में हल्की सी खुशबू भी आ रही थी, जैसे अभी अभी सफाई हुई हो। मैं धीरे धीरे पूरे घर को देखने लगी। अंदर 2 कमरे थे और दोनों बहुत अच्छे से सजे हुए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता हो या फिर किसी ने इस घर को हमेशा रहने के लायक बना के रखा हो। मैं अभी घर को देख ही रही थी कि तभी अंदर वाले कमरे से एक औरत बाहर आई। उसे देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था वह कौन है। लेकिन वह मुझे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराकर कहा कि आप आ गई। उसकी बात सुनकर मैं और चौंक गई। मैंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानती हो? वह औरत बहुत शांत आवाज़ में बोली कि हाँ, मेरा नाम प्रिया है और मैं ही अब तक इस घर की देखभाल करती आई थी। लेकिन आज से यह आपका घर है और अब आप ही इस घर में रहेंगी। मैं उसकी बातें सुनकर उसे बस देखती रह गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने घबराकर पूछा, मेरा घर? लेकिन कैसे? वह बोली, आप राहुल जी की वाइफ है ना? मैंने धीरे से कहा कि हाँ। तो वह मुस्कुराई और बोली, राहुल जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर कभी वह आपके साथ ना हो तो यह घर आपका होगा। उन्होंने मुझे सिर्फ इस घर की देखभाल के लिए रखा था, ताकि जब भी आप आए आपको कोई परेशानी ना हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने मेरे लिए इतना सब सोच रखा था। जब सब लोग मुझे बोझ समझ रहे थे, तब राहुल पहले से मेरे लिए एक सुरक्षित जगह छोड़ गया था।
प्रिया ने फिर मेरी तरफ एक और चाबी बढ़ाई और बोली, यह अलमारी की चाबी है, अब सब कुछ आपका है। मैं उससे और बहुत कुछ पूछना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि राहुल ने यह घर कब लिया था, क्यों लिया था, और उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। लेकिन वह जल्दी में लग रही थी। उसने बस इतना कहा कि अब आप चिंता मत कीजिए, और फिर वह वहाँ से चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। पूरा घर शांत था। मैं धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। इतने दिनों के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सुरक्षित जगह पर हूँ, जहाँ कोई मुझ पर चिल्लाने वाला नहीं है, कोई ताने देने वाला नहीं है, कोई मुझे धक्का देने वाला नहीं है। मैं धीरे से सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। लेकिन इस बार मेरे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें राहत भी थी। मुझे लग रहा था जैसे राहुल अब भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है। मैं कुछ देर बाद उठी और अंदर वाले कमरे में गई। वहाँ एक बड़ी अलमारी रखी थी। मैं उसके सामने खड़ी रही, फिर कांपते हाथों से चाबी लगाई। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। इतने पैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक साथ नहीं देखे थे। मैं कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि यह सब सच है या सपना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हट गई। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह सब राहुल मेरे लिए छोड़ कर गया था। उसने शायद पहले ही सोच लिया था कि अगर कभी वह इस दुनिया में ना रहे तो मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे किसी की बेइज्जती ना सहनी पड़े। मुझे अचानक राहुल की हर बात याद आने लगी। उसका मेरा ख्याल रखना, उसका हर छोटी बात पर कहना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त मैं फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वह सच में मुझे अकेला छोड़कर नहीं गया था। उसने जाते जाते भी मेरे जीने का सहारा छोड़ दिया था। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए अभी सब रास्ते बंद नहीं किए हैं। शायद मेरी जिंदगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मैं अलमारी के सामने खड़ी थी और लगातार उन पैसों को देखे जा रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि राहुल मुझे अकेला छोड़कर भी मेरा कितना ख्याल रख कर गया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कभी अलमारी को देखती, कभी उस घर को जहां हर चीज़ इतनी संभाल कर रखी गई थी, जैसे कोई हर दिन मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। मेरा दिल बहुत भारी हो चुका था। इतने दिनों की तकलीफ, अपमान, दर्द, अकेलापन, सब कुछ एक साथ मेरे अंदर उमड़ रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर राहुल आज मेरे साथ होता तो मुझे यह सब कभी ना सहना पड़ता। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी थी, इतनी जानी पहचानी कि मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे पलटी और जैसे ही मैंने सामने खड़े इंसान को देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी सांस अटक गई, आंखें फैल गई और मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे सामने जो इंसान खड़ा था, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि राहुल था। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज़। मैं उसे बस देखती रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। मेरे दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया कि जो आदमी सबकी नज़रों में मर चुका था, वह मेरे सामने खड़ा है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सब धुंधला होने लगा और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। कमरे में दवाइयों की हल्की खुशबू थी, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और मैं धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। तभी मेरी नज़र सामने खड़े इंसान पर पड़ी और उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सच में राहुल था। वह वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैं एकदम से उठी और जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे अगर मैंने छोड़ा तो वह फिर से कहीं गायब हो जाएगा। मेरे अंदर का सारा दर्द बाहर निकल रहा था। मैं रोई जा रही थी और बस यही कह रही थी कि राहुल, तुम जिंदा हो। राहुल, तुम सच में जिंदा हो। उसने भी मुझे बहुत प्यार से पकड़ रखा था। उसके हाथ मेरे सर पर थे और वह मुझे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। वह धीरे धीरे कह रहा था कि मैं राहुल हूँ, मैं तुम्हारा राहुल हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, तुम परेशान मत हो, मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल जैसे दोबारा धड़कने लगा। इतने दिनों का दर्द एक पल में बाहर निकल आया। मैं रोते हुए उससे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्द टूट रहे थे। मैं बस उसे छूकर यकीन कर रही थी कि वह सच में मेरे सामने है। कुछ देर के बाद उसने मुझे बैठाया
और पानी पिलाया और फिर बोला कि अभी तुम कमज़ोर हो, पहले घर चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से सर हिला दिया। अस्पताल से निकलकर वह मुझे अपने साथ उसी घर में ले आया। रास्ते भर मैं उसे देखती रही। मुझे डर था कि कहीं यह सपना ना हो। वह गाड़ी चला रहा था और बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम फिर साथ बैठे हैं। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और मेरे लिए खाना लिया। उसने कहा, तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं होगा। मैं उसे बस देखती रही, क्योंकि इतने दिनों बाद फिर से उसका इस तरह मेरा ख्याल रखना मुझे अंदर तक तोड़ भी रहा था और जोड़ भी रहा था। हम दोनों घर पहुंचे। बाहर हॉल में बैठकर हमने साथ में खाना खाया। इतने दिनों बाद मैं किसी अपने के साथ बैठी थी, वरना तो मैं बस अकेले रोते हुए खाना खाती थी। खाना खाते वक्त भी मेरी नज़रें बार बार राहुल पर चली जाती थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरे सामने बैठा है। खाना खत्म होने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठ गए। तब उसने लंबी सांस ली और बोला, अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उसने अपनी मौत का झूठा नाटक क्यों किया था। उसने कहा, जब हम दोनों साथ थे तब एक दिन अचानक उसे उसकी माँ का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी, वह रो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तेरे भाई तुझे मार देंगे, तू अभी तुरंत यहाँ से कहीं दूर चला जा और किसी को कुछ मत बताना। मैं उनकी बातें सुनकर डर गया था। मैंने उनसे पूछा, आखिर हुआ क्या है? तब माँ ने बताया कि पिताजी की बहुत सारी ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ और जायदाद है और वह उन सबको हम तीनों भाइयों में बराबर बांटना चाहते थे। लेकिन मेरे दोनों भाइयों को यह बात मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि जब राहुल घर छोड़कर चला गया तो उसका इन सब पर कोई हक नहीं बनता। वह चाहते थे कि सारी जायदाद सिर्फ उन्हीं दोनों को मिले। राहुल बोलते बोलते चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। फिर उसने आगे कहा, इसी बात को लेकर घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे, लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया था कि मैं भी उनका बेटा हूँ और वह मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वह तीनों बेटों को बराबर हिस्सा देंगे। लेकिन मेरे भाई लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। एक रात दोनों भाई बैठे थे और बात कर रहे थे। माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वह कह रहे थे कि हम राहुल का कार एक्सीडेंट करवा देंगे, किसी आदमी को पैसे दे देंगे और काम खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राहुल की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे उसे देखने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, यह सब सुनकर डर गई थी। उन्होंने उसी रात मुझे फ़ोन किया और सब बता दिया। फिर माँ और पिताजी ने चुपचाप सारी फैक्ट्री और ज़मीनें मेरे नाम कर दी, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई गई। उन्होंने मुझे इस घर की चाबी दी और कहा कि कुछ समय के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, वरना तुम्हारे भाई सच में तुम्हें मार देंगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर मैंने मजबूरी में अपनी मौत का झूठा नाटक रचा ताकि सबको लगे कि मैं मर चुका हूं और मेरे भाई शांत हो जाए। मैं यह सब सुनकर सुन बैठी थी। मेरे मन में गुस्सा भी था, दर्द भी और राहत भी थी कि मेरा राहुल जिंदा था। मैंने रोते हुए उससे पूछा, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जानते हो मैंने तुम्हारे बिना क्या क्या सहा है। मैं हर दिन मरती रही। राहुल की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम कभी यह राज छिपा नहीं पाती, और अगर मेरे भाइयों को जरा सा भी शक हो जाता तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर किया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट भी रहा था और भर भी रहा था, क्योंकि उसने मुझे दर्द जरूर दिया था, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए दिया था। और उस रात इतने दिनों के बाद मैं पहली बार चैन से सोई, क्योंकि मेरा खोया हुआ राहुल मुझे वापस मिल चुका था। मैं राहुल के सामने बैठी थी और लगातार रोए जा रही थी। इतने दिनों का दर्द मेरे अंदर जमा था, जो अब बाहर निकल रहा था। राहुल बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके जाने के बाद उसके भाई और भाभी मुझे अपने घर ले गए थे, कैसे शुरू में उन्होंने दिखावा किया कि वह मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे नौकरानी से भी बदतर बना दिया था। मैंने उसे बताया कि कैसे सुबह से रात तक मुझसे घर का सारा काम करवाया जाता था, कैसे मैं गर्भ से होने के बाद भी भारी भारी काम करती थी, कैसे उसकी भाभी मुझे हर छोटी बात पर ताने देती थी, और कैसे उन्होंने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। मैं बोलते बोलते रो पड़ती थी और राहुल की आंखें लाल होती जा रही थी।
मैंने उसे बताया कि कैसे उसके भाई ने सिर्फ एक शर्ट जल जाने पर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, कैसे उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था और कैसे उसकी भाभी ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। यह सब सुनते हुए राहुल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गई थी, आंखों में आंख साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। मैं उनसे पूछूंगा, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरी पत्नी थी, मैंने तुम्हें उनकी जिम्मेदारी बनाकर छोड़ा था और उन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठ गया था, लेकिन मैं तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं राहुल, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो लोग तो पहले ही तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो फिर तुम्हें वह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। मेरी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि सच में अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं राहुल को फिर किसी खतरे में देख सकूं। राहुल अब भी बहुत गुस्से में था। वह बार बार कह रहा था कि वह उन लोगों को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने उसे समझाया। मैंने उसे कहा कि वह जो लोग लालच में अपने ही भाई की जान लेने की सोच सकते हैं, वह किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमें उनसे दूर रहना होगा। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, राहुल, मुझे अब सिर्फ तुम चाहिए हो, बाकी किसी से कोई लड़ाई नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें खोकर देखा है, मैं दोबारा वह दर्द नहीं सह सकती। मेरी बातें सुनकर राहुल शांत होने लगा। उसने मुझे अपने गले लगा लिया और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर हम दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। हम अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे थे, नई जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। राहुल ने मुझे बताया कि उसके मम्मी पापा ने सारी फैक्ट्री और ज़मीनें चुपचाप उसके नाम कर दी थी और काफ़ी पैसे भी उसके पास थे। उसने कहा कि अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें ना जानता हो, जहाँ कोई हमारा पीछा ना करे, जहाँ हम बिना डर के जी सके। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम तैयार हो तो हम अमेरिका चलते हैं। वहाँ मेरे एक दोस्त की कंपनी है। उसने मुझे पहले भी बुलाया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, अब शायद वही सही रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मुझे बस सुकून चाहिए, डर से दूर जिंदगी चाहिए। राहुल मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी सब तैयारी करनी शुरू कर दी। राहुल पहले से ही कुछ ज़रूरी कागजात और पैसे संभाल कर रख चुका था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम दोनों ने किसी को बिना बताए वहाँ से जाने का फैसला किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उसके भाइयों को हमारी कोई खबर मिले। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने भारत छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। जब मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठी थी तो मेरे दिल में डर भी था और उम्मीद भी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि ज़िंदगी ने मुझे कितना रुलाया है, लेकिन शायद अब मेरे लिए भी खुशियाँ बची हैं। राहुल पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े रहा, जैसे वह मुझे यकीन दिला रहा हो कि अब सब ठीक होगा। अमेरिका पहुंचने के बाद शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा। सब कुछ नया था, नई जगह, नए लोग, नई भाषा, लेकिन राहुल हर कदम पर मेरे साथ था। उसने मुझे कभी अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। हम दोनों ने एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर घर लिया। घर छोटा ज़रूर था, लेकिन उसमें सुकून था। वहाँ कोई ताने देने वाला नहीं था, कोई मुझे नीचा दिखाने वाला नहीं था। सुबह मैं राहुल के साथ चाय पीती थी, फिर हम दोनों साथ खाना बनाते थे, कभी बाहर घूमने चले जाते थे, कभी बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ें खरीदते थे। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैं फिर से मुस्कुराना सीख रही थी। राहुल पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे आराम करने को कहता, समय पर दवा देता और हर रात मेरे पेट पर हाथ रखकर हमारे बच्चे से बातें करता। उसे देखकर मुझे लगता था कि शायद ऊपर वाले ने मेरी सारी तकलीफ़ों के बाद मुझे यह खुशी दी है। कुछ महीनों बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब राहुल ने पहली बार उसे गोद में उठाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई। हम दोनों ने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद दर्द हमेशा नहीं रहता, एक दिन खुशी भी वापस आती है। हम दोनों वहाँ अपनी छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। राहुल अपनी कंपनी संभालता था और मैं घर और बेटी को संभालती थी। शाम को हम तीनों साथ बैठते, खाना खाते, बातें करते और मैं अक्सर सोचती थी कि
कि अगर उस दिन मैं टूट जाती, अगर मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी होती, और शायद मैं यह खुशी कभी नहीं देख पाती। अब मेरी जिंदगी में डर कम और सुकून ज्यादा था, और इतने सालों बाद मुझे सच में लगने लगा था कि अब मैं खुश हूँ। हम दोनों की जिंदगी अब बहुत सुकून में चल रही थी। राहुल और मैं अपनी बेटी के साथ हर दिन खुश रहते थे। सुबह होती तो घर में उसकी हंसी गूंजती थी, और रात को हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते थे। जिंदगी सच में एक नई शुरुआत जैसी लगने लगी थी। वो सारे पुराने दर्द अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे, और मैं खुद को फिर से जीते हुए महसूस कर रही थी। एक दिन अचानक राहुल के फोन पर उसके पिताजी का कॉल आया। उस आवाज में बहुत दर्द और थकान साफ सुनाई दे रही थी। वह बहुत ही परेशान थे और बोल रहे थे कि बेटा, अब हमसे और सहा नहीं जाता। तुम्हारे दोनों भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया, हमें ओल्ड एज होम में रखवा दिया। अब हम अकेले हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। यह बात सुनकर राहुल एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दुख भी, क्योंकि जिस पिता ने उसे पाला था, आज वही इतने बेसहारा हो गए थे। राहुल ने बिना देर किए उनसे कहा, पिताजी, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं भी आपके लिए सब इंतजाम करता हूं। आप वहीं रहिए, मैं आपके अमेरिका आने के टिकट और वीज़ा की व्यवस्था कर रहा हूं। अब आप अकेले नहीं रहेंगे। मैं पास ही खड़ी सब सुन रही थी। मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था राहुल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ ही दिनों में राहुल ने सारी तैयारी कर दी, और उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों अमेरिका आ गए। जब वह एयरपोर्ट से हमारे घर पहुंचे तो पहले तो राहुल बहुत भावुक हो गया था। राहुल अपनी माँ को देखकर रो पड़ा था, और उसकी माँ ने उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोया था। घर आते ही जब उन्होंने पहली बार अपनी पोती को गोद में लिया तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई थी। वह उसे बार बार देख रहे थे, उसे चूम रहे थे और कह रहे थे कि यह हमारी खुशी है, यह हमारा पूरा परिवार है। उस पल ऐसा लगा जैसे सालों का सारा दर्द एक पल में खत्म हो गया हो। धीरे धीरे उन्होंने मुझे भी अपनाना शुरू कर दिया। राहुल की माँ तो मुझे पहले ही स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसके पिता थोड़े शांत रहते थे। शुरू में उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं उनके बेटे और पोती का कितना ख्याल रखती हूँ तो उनका दिल भी पिघल गया। एक दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि तुमने हमारे बेटे को संभाल लिया, तुमने इस घर को फिर से घर बना दिया। उन शब्दों को सुनकर मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मुझे कभी किसी से इतना अपनापन नहीं मिला था। अब हम सब एक साथ एक छोटे लेकिन बहुत ही खुश परिवार की तरह रहने लगे थे। सुबह की चाय साथ होती थी, शाम को सब साथ बैठकर बातें करते थे, और हमारी बेटी पूरे घर में दौड़ती रहती थी। उसकी हंसी से पूरा घर भर जाता था। राहुल अब अपने पिताजी के साथ काम की बातें करता था, और मैं उसकी माँ के साथ घर संभालती थी। धीरे धीरे वह घर जहाँ कभी दर्द था, अब वहाँ सिर्फ प्यार रह गया था। अब मुझे लगता था कि जिंदगी ने जितना मुझे तोड़ा था उतना ही मुझे जोड़ भी दिया था, और आखिरकार मैं उस जगह पहुँच गई थी जहाँ मैं सच में अपने परिवार के साथ खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।